44 अध्याय। शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों में माता पिता के अधिकार में बदलाव देखा गया है। पेरेंट अथॉरिटी को दो रूपों में अधिनियमित किया गया है। एक पोषक प्राधिकरण है जो पदानुक्रम के लिए सम्मान के पारंपरिक सांस्कृतिक अभिविन्यास का सूचक है, और दूसरा एरिया सक्षम प्राधिकरण है जो एक समकालीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक अभिभावक, एक मार्गदर्शक, एक अनुशासक और बिना शर्त समर्थन, सामग्री और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रदान करने वाले माता पिता के रूप में अपने संबंधित कर्तव्य के संज्ञान के साथ साथ पालन पोषण करने वाले अधिकार का सूचक है। माता पिता की अवधारणाओं में अनुकूलनीय अधिकार देखा जाता है। एक मित्र जो एडोलेसेंट को समझता है और सख्त और उदार दृष्टिकोण को संतुलित करने के मामले में खुले विचारों वाला है। अनुकूलनीय अधिकार के तहत शिक्षा के महत्व, उचित व्यवहार जैसे गैर संवेदनशील विषयों के संबंध में माता पिता किशोर संचार खुला और मैत्रीपूर्ण है, और पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का महत्व, जीजीबोया और सनिथ्या 2011, जबकि रोमांटिक रिश्तों और प्रजनन मामलों जैसे संवेदनशील विषयों पर माता पिता में से किसी एक के साथ शायद ही कभी चर्चा की जाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज 2010। अन्य समाजों की तरह माता पिता के साथ, विशेष रूप से माताओं के साथ पारस्परिक असहमति, काम करने, शिक्षा, उदाहरण के लिए शिक्षा स्ट्रीम, करियर की पसंद और व्यवहार, गतिविधियों और सामाजिक संबंधों के विनियमन, पसंद की पसंद के क्षेत्रों में आम है। दोस्त, पढ़ाई या मनोरंजन से संबंधित गतिविधियां। वैश्वीकरण के संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियां विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संघर्षों को बढ़ाती हैं। शहरी मध्यवर्गीय परिवारों में शैक्षिकी उपलब्धि के लिए दबाव और चिंता तीव्र होती है, और यह अक्सर किशोरों और माता पिता के बीच असहमति का कारण होती है। किशोर स्वयं इस पहलू के बारे में चिंतित रहते हैं और माता पिता द्वारा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के निरंतर आग्रह के परिणामस्वरूप और भी अधिक चिंता होती है। मोबाइल फोन सहित नए मीडिया तक पहुंच और उपयोग भी पारस्परिक संघर्ष का एक स्रोत है। मोबाइल फोन भारत के शहरी क्षेत्रों में सर्वव्यापी है और युवा लोगों द्वारा ऑनलाइन डेटा उपयोग का प्राथमिक माध्यम बन रहा है। किशोर उस गोपनीयता को महत्व देते हैं जो मोबाइल फोन उन्हें प्रदान करता है, जो माता पिता के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है जो किशोरों द्वारा इसके उपयोग की निगरानी करने के इच्छुक होते हैं। व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जो दोस्तों के साथ निरंतर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। सामाजिक मेलजोल के बढ़ते अवसर रोमांटिक रूप से झुकाव वाले लड़के लड़के की दोस्ती के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। माता पिता आमतौर पर ऐसी दोस्ती से सावधान रहते हैं और चाहते हैं कि किशोर उनमें शामिल न हो, क्योंकि इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते सामाजिक संपर्कों से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि भौगोलिक सीमाओं के पार भी साथियों के साथ सामाजिक तुलनाएं बढ़ती हैं। वर्तमान में भारत उच्च उपभोग संस्कृति का अनुभव कर रहा है और भौतिकवादी झुकाव बढ़ रहा है। किशोर नवीनतम रुझानों के साथ बने रहने के इच्छुक हैं, खासकर यदि उनके दोस्त इन्हें अपना रहे हैं। कपाड़िया प्रेस में। असहमति या संघर्ष की स्थिति में किशोर और माता पिता दोनों मामले को सुलझाने के लिए बातचीत और चर्चा में शामिल होना पसंद करते हैं। असहमति से निपटने के लिए पारस्परिक समायोजन पसंदीदा रणनीति है। यदि माता पिता किशोरों से निर्विवाद अनुपालन की अपेक्षा करने का एकतरफा दृष्टिकोण अपनाने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं तो किशोर अधिक संतुष्ट होते हैं। माता पिता के साथ किशोरों के संबंधों की परिभाषित विशेषताओं में भूमिका संबंधित कर्तव्य और दायित्व, माता पिता के अनुभव में विश्वास और किशोरों के लिए चिंता,
और माता पिता के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। किशोर माता पिता के प्रति एक सामाजिक नैतिक कर्तव्य दर्शाते हैं और मानते हैं कि बच्चों की भी जिम्मेदारी है अपने माता पिता के साथ तालमेल बिठाने के लिए। ये रवैया इस धारणा से उभरता है कि माता पिता सबसे अनुभवी होते हैं, कि वे किशोरों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हैं और जाने कि उनके लिए क्या अच्छा है। इसलिए वे अपने व्यवहार और गतिविधियों पर माता पिता के नियमों को काफी हद तक स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि अनुचित व्यवहार उनके माता पिता को आहत करेगा, इसलिए असहमति की स्थितियां किशोरों के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता विकसित करने के अवसर के रूप में काम करती हैं। साथ ही किशोर समायोजन की उत्सुकता व्यक्त करते हैं। पूरे जीवन में विकास। टिप्पण 345। मेरे माता पिता मुझे भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं, खासकर यदि वे कभी कभार मांग करते हैं और बहुत मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, करियर विकल्प, आरटीएस मूल्य की मांग करने या माता पिता के मार्गदर्शन और सलाह लेने के बाद वे अपनी खुद की राय बनाने की इच्छा रखते हैं। मामले उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। कपाड़िया, सामान्य तौर पर किशोर माता पिता का रिश्ता पारिवारिक सद्भाव और जुड़ाव की मूल सांस्कृतिक लिपि के साथ निर्मित होता है। पश्चिमी अवधारणा के विपरीत, जहां माता पिता से स्वायत्तता की मांग की जाती है, यहाँ ये है माता पिता की मदद से और उनके साथ संबंधों से समझौता किए बिना हासिल किया गया। माता पिता और परिवार के समर्थन को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह बिना शर्त है और किशोरों को वैश्विक दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। किशोर और माता पिता दोनों पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाते हैं और मूल्यों के साथ साथ बदलते संदर्भ की मांगें, जैसे कि संबंधपरक सद्भाव कायम रहता है। कबीले का किशोर सकारात्मक और आशावादी है, जो वैश्वीकरण की दुनिया से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों और अवसरों को अपनाने के लिए उत्सुक है। हमारी नीतियों को बढ़ते व्यक्तियों को समझने और उन तक पहुंचने की आवश्यकता है ताकि उनका विकास रचनात्मक पथ पर आगे बढ़े। शगुफा कैपेडिया, MS, यूनिवर्सिटी, बड़ौदा। अभ्यास प्रश्नोत्तरी। तुम्हें कितना याद है? फॉइस सबसे अच्छा जवाब। 1. युवा लड़कों के शरीर में होने वाले असंगठन जैसे शरीर के बालों की बनावट और मोटाई पर विचार किया जाता है। एक एप्मी सेक्स विशेषता। 4. एरिक्सन के अनुसार किशोरों का कार्य बेचने की निरंतर भावना खोजना है। B. पहल की भावना विकसित करें। C. दूसरे के साथ घनिष्ठता खोजें। D. उद्योग की भावना विकसित करें। E. पोन्टुनवेंशनल D. प्रारंभिक। एक द्वितीयक लैंगिक विशेषता। यौवन की अंतिम अवस्था। उत्तर पारंपरिक नैतिकता का प्रतीक। मुझसे नहीं हो सकता, मैं विशेष हूँ। यह उन वैज्ञानिकों में पाया जाने वाला एक सामान्य दृष्टिकोण है जिन्होंने एक व्यक्तिगत फैबलो विकसित किया है, और एसएल अवधारणा काल्पनिक दर्शकों पर प्रतिबंध लगाती है। डी. एक पूर्व पारंपरिक नैतिकता। 2. कोहलबर्ग के अनुसार वयस्क आबादी का लगभग 5वां हिस्सा नैतिकता के स्तर पर है। 1. राजनीतिक विश्वास। B. मिथ्या विश्वास। सामाजिक मूल्य। 5. यदि कॉलिन बहस करने जा रहा है और अपने पैरम से असहमत है, तो वह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विषय पर बहस करेगा? D. कपड़ों में उसका स्वाद। वयस्कता और बुढ़ापा। वास्तव में वयस्कता कब शुरू होती है?
एडिफाइड को जीवन की प्रारंभिक 20 से लेकर वृद्धावस्था तक की अवधि के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में विचार कहाँ से शुरू होता है यह निर्धारित करना हमेशा आसान नहीं होता है। कुछ संस्कृतियों में बाहरी सहायता के बिना कार्य करने में सक्षम, अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम। 1. प्रीकन्वेंशनल, पारंपरिक। तो 46 अध्याय बी। यौवन के तुरंत बाद वयस्कता आ जाती है। ब्लेडसोए और कोहेन, 1993, उचोला वयायो एटे। 1993। कुछ लोगों का मानना है कि हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद इसकी शुरुआत होती है, जबकि उनका मानना है कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद वयस्कता शुरू नहीं होती है। अन्य इसे उस बिंदु के रूप में परिभाषित करते हैं जब कोई व्यक्ति नौकरी और अपने माता पिता से प्राप्त घरेलू सहायता के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। उस मामले में कुछ लोग 30 वर्ष की आयु के अंत तक वयस्क नहीं होते हैं। कई विकासात्मक मनोवैज्ञानिक अब किशोरावस्था के अंत से 20 वर्ष की आयु तक उभरते वयस्कता के बारे में बात करते हैं और मुख्य रूप से विकसित देशों में उन लोगों का जिक्र करते हैं जो निसंतान हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं और स्वतंत्र होने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। अनेट, 2030, 2013, एजमिटिया एट अल, 2008, ग्रीसन, 2013, नेल्सन एट अल, 2009। पहचान, मूल्यों और करियर की तैयारी के बारे में निर्णय लेने में अधिक समय लगना शुरू हो गया है, और साथ ही अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ, उन युवाओं से शादी करें जो कुछ दशक पहले काम कर रहे होंगे और परिवारों का पालन पोषण कर रहे होंगे और अब उन्हें लगता है कि वे इतनी आसानी से घोंसला नहीं छोड़ सकते। शारीरिक विकास, इसका उपयोग करें या इसे खो दें। 8.12 वयस्कता से जुड़े शारीरिक परिवर्तनों और स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करें। वयस्कता को भी कम से कम 3 अवधियों युवा वयस्कता, मध्य आयु और देर से वयस्कता में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक उम्र बढ़ना, युवा वयस्कता में शारीरिक परिवर्तन अपेक्षाकृत न्यूनतम होते हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 का दशक चरम शारीरिक स्वास्थ्य, तीव्र इंद्रियों, कम समय की जिज्ञासाओं और परिपक्व संज्ञानात्मक क्षमताओं का समय है। बुरी खबर यह है कि 20 साल की उम्र में ही उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगते हैं। गर्दन और आंखों के आसपास की ग्रंथियां खराब होने लगी, जिससे 20 के दशक के अंत और 30 की उम्र की शुरुआत में कामोत्तेजना वाले लोगों में झुर्रियां पड़ने लगी। 30 की उम्र में ध्यान देने योग्य बदलाव नहीं आ सकते हैं, लेकिन दृष्टि और सुनने की क्षमता कम होने लगती है, और 40 की उम्र के आसपास बाइफोकल लेजर आवश्यक हो सकता है, जिससे आंखों का लेंस कमजोर हो जाता है और फोकस बदलने के लिए अपना आकार बदलने में असमर्थ हो जाता है। श्रवण हानि 40 और 50 के दशक में शुरू हो सकती है, लेकिन अक्सर 70 के दशक तक ध्यान देने योग्य नहीं होती है, जब श्रवण सहायता आवश्यक हो सकती है। 40 के दशक में, जबकि अधिकांश वयस्क किशोरावस्था और युवा वयस्कता की चिंताओं और चिंताओं के बिना कुछ सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव करने में सक्षम होते हैं, शारीरिक पीड़ा जारी रहती है। त्वचा पर अधिक झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, दृष्टि और सुनने की शक्ति कम हो जाती है, और शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। प्रोंटेरा एट अल, 1991, 50 के दशक में, ये परिवर्तन जारी रहते हैं। मध्य आयु के दौरान, वजन बढ़ सकता है क्योंकि शरीर के काम करने की गति कम हो जाती है,
लेकिन खाने की मात्रा बढ़ जाती है और व्यायाम करने में कम समय लगता है। ऊंचाई कम होने लगती है। 40 वर्ष की आयु में हर 10 साल में लगभग आधा इंच ऊंचाई कम हो जाती है। हालांकि हड्डियों के नुकसान की बीमारी ऑस्टियोपरोसिस से पीड़ित लोगों की ऊंचाई 8 इंच या उससे अधिक तक कम हो सकती है। कमिंग्स एंड मिल्टन, 2002। यद्यपि यौन क्रियाकलाप आमतौर पर मध्य आयु में कम नहीं होते हैं, यौन क्रियाकलाप के अवसर युवा वयस्कता के दिनों की तुलना में कम हो सकते हैं। हॉडसन एंड स्कीन, 1994, कालरा एट अल, 2011, विलियम्स, 1995। उभरता हुआ वयस्कता। किशोरावस्था के अंत से लेकर 20 के दशक तक का समय उन लोगों को संदर्भित करता है जो निसंतान हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं और स्वतंत्र होने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो मुख्य रूप से विकसित देशों में पाए जाते हैं। रजोनिवृत्ति, ओव्यूलेशन और पुरुषों के मासिक धर्म चक्र की समाप्ति और एक महिला की प्रजनन क्षमता का अंत। बच्चे, गिरवी और करियर संबंधी चिंताएं मध्यम आयु के रोमांस पर असर डाल सकती हैं। 40 की उम्र वाली महिलाओं में रजोनिवृत्ति के कारण महिला हार्मोन एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। शरीर की प्रजनन प्रणाली उस कार्य को बंद करने की तैयारी करती है। कुछ महिलाओं को गर्म चमक का अनुभव होने लगता है। अचानक गर्मी और पसीना आना जिससे उन्हें रात में जागना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ संस्कृतियों में, विशेषकर उन संस्कृतियों में जिनमें सोया उत्पादों की मात्रा अधिक होती है, गर्म चमक लगभग न के बराबर होती है। कैसिडी अल, 1994, लॉक, 1994। हालांकि एक अध्ययन से पता चलता है कि सोया का सेवन प्राथमिक कारक नहीं है। गोल्ड एट अल, 2013। इस समय होने वाले परिवर्तनों को क्लाइमेक्टेरिक कहा जाता है और 5 से 10 वर्षों की अवधि जिसमें ये परिवर्तन होते हैं, पेरिमेनोपेटे कहलाती है। 51 वर्ष की औसत आयु में अधिकांश महिलाएं पूरी तरह से ओव्यूलेशन बंद कर देंगी, जिससे उनके मासिक धर्म के वर्ष समाप्त हो जाएंगे। ओव्यूलेशन और मासिक धर्म चक्र की समाप्ति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तीन सौ 347। मिशेल, 2013। मानवयुक्त गर्भवती महिलाएं अनियोजित गर्भधारण के घातक नामकरण और मृत्यु से मुक्ति के लिए तत्पर हैं। एडलर एट अल, 2000। हवान, 2001। एलिमिस्ट्रेशन। क्या पुरुष रजोनिवृत्ति जैसी किसी भी स्थिति से गुजरते हैं? मीम भी यौन परिवर्तनों के दौर से गुजरता है, लेकिन ये रजोनिवृत्ति की तुलना में बहुत अधिक क्रमिक और कम नाटकीय होता है। पुरुषों में एंड्रोपॉज कैरुथस, 2001। रेनेबूग, 2012। आमतौर पर 40 के दशक में कई हार्मोनों, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन, गधा पुरुष हार्मोन, में गिरावट के साथ शुरू होता है। शारीरिक लक्षण भी कम नाटकीय नहीं हैं, लेकिन कम परेशान करने वाले नहीं हैं। एनजीयूसी, चिड़चिड़ापन, यौन कामकाज में संभावित समस्याएं और शुक्राणुओं की संख्या में कमी। हालांकि पुरुष शायद ही कभी सभी प्रजनन क्षमता खो देते हैं। स्वास्थ्य पर उम्र बढ़ने का प्रभाव यह मध्य आयु में है कि कई स्वास्थ्य समस्याएं सबसे पहले शुरू होती हैं। हालांकि उनका असली कारण युवा वयस्कता के वर्षों में शुरू हो सकता है। युवा वयस्क धूम्रपान कर सकते हैं, भारी मात्रा में शराब पी सकते हैं, देर तक जाग सकते हैं,
और गहरे भूरे रंग के हो सकते हैं, और इस जीवन शैली के कारण उनके शरीर पर होने वाली टूट फूट उनके 40 और 50 की उम्र तक स्पष्ट नहीं होगी। कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं जो मध्य आयु में दिखाई दे सकती हैं, वे हैं उच्च रक्तचाप, त्वचा कैंसर, हृदय की समस्याएं, गठिया और मोटापा। उच्च रक्तचाप मोटापा और तनाव जैसे जीवनशैली कारकों के कारण हो सकता है, लेकिन यह वंशानुगत से भी संबंधित हो सकता है। हिटर्स, रूड और ओस्टबर्ग, 2002। नींद की समस्याएं, जैसे जोर से खर्राटे लेना और स्लीप एपनिया जिसमें 10 सेकंड या उससे अधिक के लिए सांस रुक जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि उच्च रक्तचाप और एपनिया आपस में जुड़े हुए हैं, हालांकि यह लिंक मोटापे का सामान्य कारक हो सकता है। नीटो एट अल. 2000। सांख्यिकीय रूप से मध्य आयु 45 से 6 वर्ष की आयु में मृत्यु के 4 सबसे आम स्वास्थ्य संबंधी कारण कैंसर हैं: हृदय रोग, पुरानी श्वसन बीमारी और पुरुषों में स्ट्रोक। रोग नियंत्रण केंद्र CDC 20131। उस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए परिणाम थोड़े अलग एमटी कैंसर के होते हैं। इसके बाद हृदय रोग दूसरे स्थान पर होता है, पुरानी फेफड़ों की बीमारी और पुरानी जिगर की बीमारी। CDC 2013B। स्ट्रोक महिलाओं के लिए 5वां प्रमुख कारण था। ज्ञान संबंधी विकास 8.13 वर्णन करें कि वयस्कता के दौरान स्मृति क्षमताएं कैसे बदलती हैं। इस समय के दौरान बौद्धिक क्षमताओं में कुल मिलाकर गिरावट नहीं होती है, हालांकि प्रसंस्करण की गति या प्रतिक्रिया समय धीमी हो जाती है। एक युवा वयस्क की तुलना में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को किसी समस्या को हल करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। हालांकि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास किसी समस्या से निपटने के लिए अधिक जीवन अनुभव और ज्ञान होता है, जिसमें गति की कमी शामिल होती है। बुगाइस्का एट अल. 2007, मिगो एट अल. 2014। साल्थहाउस 1984 के एक अब क्लासिक अध्ययन में पुराने टाइपिस्टों को युवा टाइपिस्टों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पाया गया, भले ही वे युवा विषयों की तुलना में अधिक धीरे धीरे टाइप करते थे। पुराने टाइपिस्टों ने वर्षों के अभ्यास के कारण जिस दस्तावेज को वे टाइप कर रहे थे, उसमें आगे की ओर देखने का कौशल विकसित कर लिया था, ताकि वे दस्तावेज को बिना किसी परेशानी के लगातार टाइप कर सकें। इससे उन्हें अपनी टाइपिंग को युवाओं की तुलना में अधिक तेजी से पूरा करने की अनुमति मिली। टाइपिस्ट स्मृति में परिवर्तन स्मृति क्षमता में परिवर्तन संभवतः मध्यम आयु वर्ग के संज्ञान में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन है। लोगों को किसी विशेष शब्द या किसी का नाम याद करने में कठिनाई होती है। पुनर्प्राप्ति में ये कठिनाई संभवतः शारीरिक गिरावट या अल्जाइमर रोग की शुरुआत की व्यापकता नहीं है, बल्कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले तनाव और जानकारी की भारी मात्रा के कारण होने की अधिक संभावना है, जिसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेट, क्रेक 1995, लेनर एट अल. 1995, सेंस एंड मेरेडिथ 1992। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अतीत की सकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचने से नई यादों के निर्माण में मदद मिलती है। मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो भावनात्मक सामग्री के प्रसंस्करण से जुड़े होते हैं, जैसा कि 2010-2014 में हुआ था, वे क्षेत्र जो स्मृति निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। एडिस एट अल. 2010-2014, मेडोले शेखर 2016। सकारात्मक सोचो। एंड्रोपॉस मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के यौन हार्मोन और प्रजनन प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन।
348 अध्याय। अपने मस्तिष्क को युवा कैसे रखें। जो लोग अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, उनमें बुढ़ापे में अल्जाइमर जैसी अधिक गंभीर बुढ़ापा जैसी समस्याओं या स्मृति विकसित होने की संभावना बहुत कम पाई गई है। बॉल एट अल. 2002, कोलकोम्बेट अल. 2003, फिएटरोन 19%। इसका उपयोग करें या इसे खो दें। ये फिर से याद रखने वाला वाक्यांश है। उदाहरण के लिए, चुनौतीपूर्ण क्रॉसवर्ड पहेलियां काम करना, संज्ञानात्मक कामकाज के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में एक प्रमुख कारक हो सकता है। पढ़ना, एक सक्रिय सामाजिक जीवन जीना, प्लाया, टेकिनेट कक्षाओं में जाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से मस्तिष्क की निरंतर भलाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बोस्वत और शैन 1997, कैबेजा एट अल. 2002, हेस एट अल. 2015, सिंगमिनॉग्स एट अल. 2003। मनोवैज्ञानिक विकास 8.14 एरिक्सन के सिद्धांत को वयस्कता की कुछ सामान्य मनोसामाजिक चिंताओं पर लागू करें। वयस्कता में चिंताओं में करियर, रिश्ते, परिवार और बुढ़ापे का आगमन शामिल होता है। देर से किशोर और शुरुआती 20 वर्ष कई लोगों के लिए कॉलेज के वर्ष हो सकते हैं, हालांकि अन्य युवा हाई स्कूल से सीधे काम पर जाते हैं। करियर चुनने और उसमें प्रवेश करने का कार्य बहुत गंभीर है और कई युवा वयस्कों को इसे पूरा करने में कठिनाई होती है। एक कॉलेज छात्र कॉलेज के पहले कुछ वर्षों के दौरान एक से अधिक बार अपनी पढ़ाई बदल सकता है, और स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी कई को या तो असंबंधित क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है या ग्रेजुएट स्कूल में एक अलग प्रकार के करियर विकल्प पर जा सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वे कई बार अपना करियर बदल सकते हैं, संभवतः 5 से 7 बार, और नौकरियों के बीच बेरोजगारी की अवधि का अनुभव कर सकते हैं। एरिक्सन की अंतरंगता बनाम अलगाव संबंध बनाना। ब्रिक्सन ने युवा वयस्कता में प्राथमिक कार्य को एक साथी ढूंढना माना। सच्ची अंतरंगता एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक है। निकटता जो विश्वास, साझा करने और देखभाल करने की क्षमता पर आधारित है, एक क्षमता जो इस दौरान विकसित हुई। पहले चरण जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास, स्वयं की भावना को बनाए रखते हुए युवा वयस्क जिन्हें दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई होती है और जो अपनी स्वयं की पहचान से अलग होते हैं, उन्हें अंतरंगता, अकेलापन, दूसरों के साथ उथले रिश्ते और यहाँ तक कि डर के बजाय अलगाव मिल सकता है। वास्तविक अंतरंगता, उदाहरण के लिए, कई शादियां कुछ वर्षों के भीतर ही तलाक में समाप्त हो जाती हैं, जिसमें एक साथी रिश्ते को छोड़ देता है और यहाँ तक कि पालन पोषण की जिम्मेदारियों से लेकर व्यक्तिगत चिंताओं और पहचान के अधूरे मुद्दों का भी पता लगाता है। एरिक्सन की उदारता बनाम ठहराव। मध्य वयस्कता में पालन पोषण। जिन बेटों को अंतरंगता मिल गई है, वे अब अपना ध्यान बाहर की ओर, दूसरों की ओर मोड़ सकते हैं। एरिक्सन ने इसे अगली पीढ़ी के पालन पोषण और उनके संकटों से निपटने में मदद करने के रूप में देखा, एक प्रक्रिया जिसे उन्होंने उदारता कहा। शिक्षक, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, डॉक्टर और सामुदायिक स्वयंसेवक ऐसे पदों के उदाहरण हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को उत्पादक बनने की अनुमति देते हैं। उत्पादक होने के अन्य तरीकों में करियर या कुछ प्रमुख जीवन कार्यों में शामिल होना शामिल है जो पीढ़ियों के लिए किसी की विरासत बन सकते हैं। आना, तन से जो बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं और अभी भी अंतरंगता या यहाँ तक कि पहचान के मुद्दों से जूझ रहे हैं, उन्हें सिजेनेटेड कहा जाता है। जो लोग अक्सर अपने बच्चों की देखभाल दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों को सौंप देते हैं ताकि वे बाहर जा सकें और मौज मस्ती कर सकें, वे अपनी जरूरतों के अलावा किसी और की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो सकते हैं। आत्मीयता एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्लोननेस जो विश्वास करने,
साझा करने और देखभाल करने की क्षमता पर आधारित है, जबकि अभी भी स्वयं की भावना को बरकरार रखती है। उदारता। अपने बच्चों या अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करना, या करियर या स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से अगली पीढ़ी की भलाई में योगदान देना। अधिनायकवादी पालन पोषण। पालन पोषण की शैली जिसमें माता पिता कठोर और अत्यधिक सख्त होते हैं, कम दिखाते हैं। बच्चे को गर्माहट। किस तरह के माता पिता सबसे अच्छे माता पिता होते हैं? वह जो वास्तव में सख्त होते हैं या वह जो काफी सहज होते हैं? बच्चों का पालन पोषण करना अधिकांश लोगों के मध्य वयस्कता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डायना बॉमरंड 1967 ने पेरेंटिंग की 3 बुनियादी शैलियों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें से प्रत्येक पालन पोषण की उस शैली द्वारा पाले गए बच्चे के कुछ व्यक्तित्व लक्षणों से संबंधित हो सकती है। अधिनायकवादी पालन पोषण नियमों को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है। इस प्रकार के माता पिता कठोर, सख्त, नियंत्रित करने वाले और समझौता न करने वाले होते हैं, पूर्णता की मांग करते हैं और करते भी हैं। अपने दृष्टिकोण के अलावा किसी अन्य दृष्टिकोण को न बनाना या स्वीकार न करना, किसी अन्य दृष्टिकोण की अनुमति न देना। शारीरिक दंड का प्रयोग करने की क्षमता। इस तरह से व्यवहार करने वाले बच्चे अक्सर असुरक्षित और क्रोधित होते हैं। किशोरों के रूप में, वे अक्सर नाबालिग बच्चों के सभी विनाशकारी तरीकों से विद्रोह करेंगे, जैसे नाबालिग बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ अपराध, नशीली दवाओं का उपयोग, या विवाह पूर्व यौन संबंध। बाउमिन डेंट एट अल. 2011। दृढ़ पालन पोषण तब होता है जब माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार पर बहुत कम मांगे रखते हैं। अनुमति देने वाले, उपेक्षित माता पिता अपने बच्चों को उन पर थोपने और उन्हें जो चाहे करने की अनुमति देने में शामिल नहीं होते हैं, जब तक कि यह माता पिता की इच्छा के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है। उस समय, ये रिश्ता अपमानजनक बन सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञाकारी माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। वे अपने छोटे देवदूत को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने की अनुमति देते हैं, बच्चे के व्यवहार पर सीमा निर्धारित करने या किसी भी प्रकार की आज्ञाकारिता की मांग करने से इनकार करते हैं। दोनों प्रकार के अनुज्ञाकारी पालन पोषण से बच्चे प्रवृत्त होते हैं। स्वार्थी, अपरिपक्व, आश्रित, सामाजिक कौशल की कमी, और साथियों के बीच अलोकप्रिय बॉमरिंड 1991, 2005, ड्वायरी 2004, स्लेडन सेटल 2011। आधिकारिक पालन पोषण में व्यवहार पर दृढ़ सीमाओं को प्यार, वामात, स्नेह, सम्मान और बच्चे के दृष्टिकोण को सुनने की इच्छा के साथ जोड़ना शामिल है। लेखक के माता पिता अधिक लोकतांत्रिक हैं, जो बच्चे को नियमों के निर्माण में कुछ इनपुट देने की अनुमति देते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय निर्माता की भूमिका बनाए रखते हैं। सजा गैर भौतिक होती है, जैसे प्रतिबंध, टाइम आउट, या विशेषाधिकारों की हानि। आधिकारिक माता पिता की सीमाएं स्पष्ट और समझने योग्य होती हैं, और जब कोई बच्चा सीमाएं पार करता है, तो वे स्पष्टीकरण की अनुमति देते हैं और फिर स्थिति को संभालने के सही तरीके पर सहमत होते हैं। पालन पोषण की इस शैली में पले बड़े बच्चे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होते हैं। बॉमरिंड 1991, 2005, ड्वायरी 2004, स्लेडन्स एट अल. 2011, सोरखाबी 2005, अंडरवुड एट अल. 2009। एरिक्सन की अहम अखंडता बनाम निराशा,
मृत्यु दर से निपटना। जैसे जैसे लोग देर से वयस्कता के रूप में जाने जाने वाले चरण में प्रवेश करते हैं, जीवन अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि शारीरिक उम्र बढ़ने की वास्तविकताएं और जीवन का अंत निकट आना कठिन होता जाता है। और श्रिक्सन 1980 का मानना है कि इस समय लोग अपने द्वारा जिए गए जीवन को एक प्रक्रिया में देखते हैं जिसे जीवन समीक्षा कहा जाता है। जीवन समीक्षा में लोगों को गलतियों, पछतावे से जूझना पड़ता है और अधूरा काम। यदि लोग पीछे मुड़कर देख सके और महसूस कर सके कि उनका जीवन अपेक्षाकृत पूर्ण था और वे पछतावे और नुकसान से उबरने में सक्षम हैं, तो ये अखंडता या पूर्णता की भावना उत्पन्न होती है। ईमानदारी पहचान या अहंकार की अंतिम पूर्णता है। यदि लोगों को बहुत पछतावा है और बहुत सारे अधूरे काम हैं, तो वे निराशा महसूस करते हैं, उन चीजों पर गहरा अफसोस महसूस करते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उम्र बढ़ने के सिद्धांत। 8.15 बुढ़ापा क्यों आता है, इसके 4 सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं। लोगों की उम्र क्यों बढ़ती है? हमें इतनी सारी चीजों से क्या गुजरना पड़ता है? शारीरिक बदलाव। लोग शारीरिक रूप से बूढ़े क्यों होते हैं? इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। शारीरिक उम्र बढ़ने के कुछ सिद्धांत सेलुलर संरचना में जैविक परिवर्तनों की ओर इशारा करते हैं, जबकि अन्य शरीर के ऊतकों और कामकाज पर बाहरी तनाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेल्यूलर क्लॉक थ्योरी जैविक रूप से आधारित सिद्धांतों में से एक सेल्यूलर क्लॉक थ्योरी, हैफ्लिक 1977 है। इस सिद्धांत में कोशिकाएं क्षति की मरम्मत के लिए पुनः उत्पन्न होने की संख्या में सीमित हैं। इस सिद्धांत का प्रमाण क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमेरेस स्ट्रक्चर्स का अस्तित्व है जो हर बार कोशिका के पुनरुत्पादन पर छोटा हो जाता है। मार्टिन बकवाल्टर 2001। जब टेलोमेर बहुत छोटे होते हैं, तो कोशिकाएं पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती हैं और क्षति जमा हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उम्र बढ़ने का प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्ली पर वार्टी समाप्त होने पर क्या होता है ना? विकास लाइफ स्पा 349 पर आधारित है। अनुमेय पालन पोषण। पालन पोषण की शैली जिसमें माता पिता बच्चे के व्यवहार पर बहुत कम, यदि कोई हो, मांग करते हैं। अनुमोदक उपेक्षापूर्ण अनुज्ञेय पालन पोषण जिसमें माता पिता का बच्चे या बच्चे के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता है। अनुमोदक भोगवादी। अनुज्ञेय पालन पोषण जिसमें माता पिता इतने शामिल होते हैं कि बच्चों को निर्धारित सीमा के बिना व्यवहार करने की अनुमति होती है। आधिकारिक पालन पोषण। पालन पोषण की वह शैली जिसमें माता पिता बच्चे के व्यवहार में गर्मजोशी और स्नेह को सीमित सीमा के साथ जोड़ते हैं। अहंकार अखंडता। पूर्णता की भावना जो एक पतनशील जीवन जीने से आती है जिसमें पछतावे को दूर करने की क्षमता होती है, अहंकार की अंतिम समाप्ति होती है। तीन 350 अध्याय और टूट फूट सिद्धांत वह सिद्धांत जो कठोर शारीरिक परिश्रम और शारीरिक क्षति जैसे प्रतिकूल प्रभावों की ओर इशारा करता है। इस सिद्धांत में उम्र बढ़ने के घिसाव और दौरे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। शरीर के अंग और कोशिका संबंधी समस्याएं बार बार उपयोग और दुरुपयोग से खराब हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक जमा हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कोलेजन,
फिर उदाहरण, एक प्राकृतिक ओलेस्टिटिसार है जो त्वचा को लचीला बनाने की अनुमति देता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, कोलेजन घिसता है और कम खिंचाव वाला हो जाता है और त्वचा ढीली और झुलसने लगती है। कस एट अल 1960, क्लिगमैन डी बालन 1999। ये प्रक्रिया समय के साथ किसी के अंडरवियर के कमरबंद में इलास्टिक के साथ होने वाली घटना से भिन्न नहीं है। फ्री रेडिकल सिद्धांत। फ्री रेडिकल सिद्धांत वास्तव में टूट-फूट सिद्धांत का नवीनतम संस्करण है जिसमें ये समय के साथ कोशिकाओं को होने वाली क्षति के लिए एक जैविक स्पष्टीकरण देता है। रेडिकल के लिए ऑक्सीजन अणु होते हैं जिनमें एक अस्थिर इलेक्ट्रॉन, नकारात्मक कण, होता है। वे कोशिका के चारों ओर उछलते हैं, अन्य अणुओं से इलेक्ट्रॉन चुराते हैं और कोशिका के अंदर संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, अधिक से अधिक मुक्त कण अधिक से अधिक नुकसान करते हैं, जिससे उम्र बढ़ने के प्रभाव पैदा होते हैं। हॉकेन बाटके 2001, क्रोग 1998। मैंने सुना है कि अधिकांश वृद्ध लोग अकेले रहना चाहते हैं और कुछ शांति और सुकून चाहते हैं। क्या वह सच है? गतिविधि सिद्धांत। गतिविधि सिद्धांत हैविगस एट अल 1968 का प्रस्ताव है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी तरह से सक्रिय रहने पर उम्र बढ़ने के साथ अधिक सकारात्मक रूप से तालमेल बिठाता है। भले ही यह करियर का अंत हो, सक्रिय रहने और जीवन में शामिल रहने के अन्य तरीके भी हैं। बुजुर्ग लोग जो अस्पतालों या स्कूलों में स्वयंसेवा करते हैं, जो लोग नए शौक अपनाते हैं या खुद को पूरा समय पुराने शौक में लगाते हैं, और जो लोग दूसरों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखते हैं और सामाजिक गतिविधियां जारी रखते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक खुश और अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जो स्वयं को गतिविधि से अलग कर लेते हैं, बुजुर्गों के स्वेच्छा से गतिविधियों से हटने के विचार के विपरीत, कई बुजुर्ग लोगों की वापसी न तो स्वैच्छिक है और न ही उनकी भागीदारी में कमी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि अन्य लोग बुजुर्ग लोगों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना और उनकी नकल करना बंद कर देते हैं। उनके जीवन में देर से वयस्कता और बुढ़ापा। मानव की उम्र बढ़ना वस्तुनिष्ठ अध्ययन का एक असामान्य विषय है। अहमद और टोलेफ्सपोल के अनुसार, ये कार्यात्मक क्षमता के समय पर निर्भर शारीरिक और शारीरिक उलटफेर की एक श्रृंखला है। हालांकि आकस्मिक रूप से यह शब्द परिपक्वता की सकारात्मक प्रक्रियाओं या वांछनीय गुणवत्ता प्राप्त करने को संदर्भित करता है। अहमद और टोलेफ्सपोल 2001। इसके अलावा, मनुष्यों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया व्यक्तिगत और अत्यधिक विविध होती है। बढ़ती उम्र के साथ जुड़ी पतन की कई प्रक्रियाओं को प्राथमिक और माध्यमिक उम्र बढ़ने में अलग किया जा सकता है। बुसे 1987। प्राथमिक उम्र बढ़ने को जीव के लिए आंतरिक माना जाता है और यह वंशानुगत या वंशानुगत कारकों से प्रभावित होता है, जबकि माध्यमिक उम्र बढ़ने का कारण व्यक्ति में आघात और अधिग्रहित बीमारियों और विकलांगताओं सहित पर्यावरण के प्रतिकूल कारक होते हैं। देर से वयस्कता उम्र बढ़ने की निर्णायक प्रक्रिया को दर्शाती है और विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों और विकसित देशों के अधिकांश वैज्ञानिकों के लिए 65 वर्ष और उससे अधिक की कालानुक्रमिक आयु देर से वयस्कता की अवस्था है। हालांकि, ये परिभाषा लागू नहीं है, और इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध वयस्कों के लिए कट ऑफ आयु 60 जोड़ वर्ष बताई है। WHO एनडीएस प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका में एक वृद्ध व्यक्ति की प्रस्तावित कामकाजी परिभाषा। गतिविधि सिद्धांत। उम्र बढ़ने के साथ समायोजन का सिद्धांत जो मानता है कि वृद्ध लोग खुश रहते हैं यदि वे किसी तरह से सक्रिय रहते हैं, जैसे स्वयंसेवा करना या कोई शौक विकसित करना।
465। देव सेगमेंट ने L361 को एकड़ किया। वयस्कता का दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ने के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं के अनुसार भिन्न होता है। कई सामाजिक जनसांख्यिकीय इस आयु वर्ग में क्विंडो की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अधिक महिलाएं और आधुनिक महिलाएं उनके जीवन की गुणवत्ता और उनकी स्थिति को प्रभावित करती हैं। देर से वयस्कता को जीवन का सबसे कमजोर चरण माना जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों के साथ साथ काफी हद तक बिगड़ जाता है और बीमारियों और विकलांगता की चपेट में आ जाता है। की ये बीमारियां अक्सर लाइलाज होती हैं। इसमें वित्तीय तनाव के साथ साथ शारीरिक और मानसिक तनाव भी शामिल है। इसलिए उम्र बढ़ने से संबंधित अध्ययन आमतौर पर युवा पीढ़ी के शहरीकरण, साइडर आबादी का नारीकरण, बूस्टूड, आर्थिक निर्भरता सहित जनसांख्यिकी जैसे विभिन्न मुद्दों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मनोसामाजिक परिवेश में परिवर्तन आदि। इनमें से कुछ कारकों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। जनसांख्यिकी महत्वपूर्ण आंकड़ों से पता चलता है कि जन्म के समय प्रत्याशा में निरंतर वृद्धि भारत में वृद्ध आबादी की वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। 2006 में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का अनुपात 7.5% था और 65 वर्ष से अधिक आयु वालों का अनुपात 5.1% था। वाई फैक्ट बुक 2003, 2011, जनगणना 2011 में ये आंकड़े बढ़कर क्रमशः 8.5% और 5.4% हो गए हैं। दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारतीय वृद्धों की वृद्धि दर अधिक है, जैसा कि जनसंख्या अनुमान और भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य से स्पष्ट है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 1951 में लगभग 20 मिलियन, एडीए में उम्र 1991 से 2001 में 77 मिलियन, जनगणना 2001 और 2011 में 103 मिलियन, जनगणना 2011 हो गई है और फिर 2026 में 173 मिलियन हो सकती है। एनआईएस 2008। बुजुर्ग आबादी का स्त्रीकरण भी बढ़ रहा है। तालिका 8। तालिका 8.6 भारत में बुजुर्ग आबादी 60 वर्ष और उससे अधिक का लिंगवार वितरण वर्तमान और भविष्य लाखों में। हाँ। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 40.75 717। टोटल जनसंख्या 60.77 7.7%। R2 58 75। 50.11 0.7%। 103.23 5%। 118.10 33%। 70.60 10.2%। 143 रेशियो 25 10,294। 64.62 11,854। महिला जनसंख्या 42.83 80%। 5,24,517%। 72.65 1135। 8:56 13.1% 173.18 12.4%। 2010 2021 तालिका एनआईएसटी 2008 रिपोर्ट और डेंस 2011 एपीओ कैटा के आधार पर तैयार की गई है।
भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार और 1951-61 में 41.3 वर्ष से बढ़कर 2008 में 69.3 वर्ष हो गई, जिसके 2026 में फिर से बढ़कर 71 वर्ष होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2000, CIA फैक्ट बुक 2008 और NIST 2008 को देश में वृद्ध वयस्कों की बढ़ती संख्या के पीछे का कारण माना जा सकता है। हालांकि ऐसे कई परिणाम हैं जिन पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवेश। भारतीय वृद्ध कई मनोवैज्ञानिक सामाजिक विविधताओं से गुजर रहे हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, कार्यबल में महिलाओं का उद्भव, नौकरी से जुड़े प्रवासन और आव्रजन, नए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, संयुक्त परिवारों का विघटन आदि जैसी आर्थिक स्थितियों में तेजी से बदलाव के कारण भारत इनमें से एक है। सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था और घनिष्ठ पारिवारिक परिवेश वाला समाज तेजी से बदल रहा है। इस तरह के विकास वृद्ध लोगों को मुख्यधारा से अलग कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने आवासीय ग्रामीण इलाकों में अलग-थलग जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अध्याय 8 अनुसूचित जनजाति बी क्षेत्र, घर या वृद्धाश्रम। यहाँ तक कि अगर वे अपने बच्चों के साथ जाते हैं, तो उन्हें एक नए वातावरण में समायोजित होने की आवश्यकता होती है, जो जीवन के इस चरण में फिर से कठिन हो जाता है। ये मनोसामाजिक परिवर्तन उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक महिलाओं की दूसरों पर आर्थिक निर्भरता अधिक होती है। मानव विकास संकेतक सर्वेक्षण HDIS 1994-95 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि लगभग 75% बुजुर्ग महिलाओं और 42% बुजुर्ग पुरुषों को परिवार, गुप्ता et al. 2001 मुख्य रूप से बच्चों और जीवनसाथी द्वारा समर्थन प्राप्त था। वृद्ध विधवा महिलाएं आमतौर पर महसूस करती पाई जाती हैं, अपने पुरुष समकक्षों, चड्ढा et al. 1990 की तुलना में जीवन से अधिक असंतुष्ट हैं, जबकि वृद्धों और जीवनसाथी ने जीवन के साथ बेहतर संतुष्टि दिखाई और कम निराशा महसूस की। चड्ढा et al. 1990, ईश्वरमूर्ति 1991। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े वर्ग भारत में बुजुर्ग अशिक्षित हैं, कार्यबल से बाहर हैं, आंशिक रूप से या पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं और स्वास्थ्य समस्याओं या विकलांगताओं से पीड़ित हैं। नाथ 2006, पांडे, तिवारी और सिंह 2011। एक नवीनतम अध्ययन की रिपोर्ट है कि बुजुर्गों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, देश में प्रचलित पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक गंभीर हैं। राजसी et al. 2016, मनोसामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, साथ ही विशेष रूप से परिवार और सामान्य रूप से समाज की धारणाओं में बदलाव ने वृद्ध वयस्कों को प्रभावित किया है। वैध दावे और जरूरतें। पारंपरिक पारिवारिक सेटिंग और समुदाय को परेशान करने से भारत में मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि हुई है। कक्कर 1981। पेचिएट्रिकली बीमार रोगियों में पारिवारिक और सामाजिक एकीकरण की कमी महत्वपूर्ण पाई गई। वेनिकोबा राव 1987। एक अन्य अध्ययन से पता चला कि 42% बुजुर्गों को अकेलेपन और लापरवाही की भावना के कारण मनोसामाजिक समस्याएं थीं। प्रकाश 2004। परिवार,
सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक अभाव का प्रभाव स्पष्ट रूप से बुजुर्गों में मनोरोग रुग्णता में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था। तिवारी, 2000। इसके साथ ही शारीरिक कमजोरियां, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों से समझौता, संवेदी अभाव आदि नैदानिक स्थिति को और अधिक जटिल बना देते हैं। मीडिया और प्रौद्योगिकी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत के दौरान उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई है। भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी विश्वास प्रणाली है और ऐतिहासिक रूप से युवा पीढ़ी की तुलना में वृद्ध लोग नए विचारों और प्रौद्योगिकी को देर से अपनाते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में कभी कभी उनके पास उपयुक्त शारीरिक स्थिति नहीं होती है, कभी कभी वे संदिग्ध हो जाते हैं या नई तकनीक सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में लगातार बदलते तकनीकी परिवर्तन और जोखिम उनके लिए तनावपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में उनकी विफलता उनकी कठिनाइयों को बढ़ा देती है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में वृद्ध वयस्कों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनकी भलाई और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के प्रति सभी चिंताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे केवल उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करके ही हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार, परिवार और समाज को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और अपर्याप्त मनोसामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी पहल की आवश्यकता है, जबकि परिवार और समाज के सदस्यों को वृद्ध वयस्कों के लिए एक मनोसामाजिक परिवेश के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। निशा मणि पांडे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। मृत्यु के चरण। पूरे जीवन काल में विकास 353, 465, 8, 16 कुबलर रॉस के मृत्यु और मरने के सिद्धांत का वर्णन करें और इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की पहचान करें। मरने की प्रक्रिया को देखने के कई तरीके हैं। अधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक एलिजाबेथ कुबलर रॉस 1977 का है, जिन्होंने मरते हुए व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों के साथ व्यापक साक्षात्कार आयोजित किए। एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने सिद्धांत दिया कि मौत का सामना करने पर लोग प्रतिक्रिया के 5 चरणों से गुजरते हैं। बेकर एट अल, 1994, कुबलर रॉस, 1997। ये चरण इनकार हैं, जिसमें लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि मृत्यु का निदान वास्तविक है, क्रोध, जो स्वयं मृत्यु पर क्रोध है और चीजों को बदलने में असहायता की भावनाएं, बर्गन, जिसमें मरने वाला व्यक्ति एक सौदा करने की कोशिश करता है, व्यसन, ईश्वर के साथ भी व्यवहार करते हैं, जो पहले से ही अनुभव किए गए नुकसान, उदाहरण के लिए नौकरी या किसी की गरिमा की हानि, और अभी आने वाले नुकसान, उदाहरण के लिए बच्चे को बड़ा होते हुए न देख पाना, से दुख है, और अंततः स्वीकृति। जब व्यक्ति अपरिहार्य को स्वीकार कर लेता है और चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। जाहिर है, कुछ लोगों के पास इन सभी चरणों से गुजरने या यहाँ तक कि सूचीबद्ध क्रम में उनसे गुजरने का समय नहीं है। शनाइडमैन, 1983, 1994। कुछ सिद्धांतकार मरने की प्रक्रिया को उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला के रूप में देखते हुए मंच के विचार से सहमत नहीं हैं। और चढ़ाव, कभी कभी आशा के बढ़ने और फिर गिरने के साथ, निराशा या अविश्वास में वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कोर, 1993, मैकीइव्स्की एट अल, 2007। शनाइडमैन, 1983, 1991, वीजमैन, 1977। फिर भी अन्य लोग मरने वाले लोगों के बीच अममौन प्रतिक्रियाओं के विचार पर सवाल उठाते हैं, ये कहते हुए कि विशेष बीमारी या स्थिति और उपचार, अंतिम निदान से पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व
और अन्य जीवन इतिहास कारक मरने की प्रक्रिया को अद्वितीय और अप्रत्याशित बनाते हैं। कास्टेनिज्म और कोस्टा 1977, ज़लाटिन 1995। स्टेज सिद्धांत को बहुत सख्ती से पकड़ने में खतरा ये है कि लोगों को यह महसूस हो सकता है कि मृत्यु का सामना करने का एक सही तरीका है और एक गलत तरीका है, जबकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की मरने की प्रक्रिया अद्वितीय है। वास्तव में मृत्यु और मरने की प्रक्रिया से जुड़े दृष्टिकोण और अनुष्ठान अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि इस अध्याय के अंत में एप्लाइड पैकोलॉजी अनुभाग में चर्चा की गई है। आलोचनात्मक ढंग से सोचना। किसी के दान की इच्छा को बंद करने की आवश्यकता पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप विडुपोसवाघुवाई के रूप में सोचते हैं? मृत्यु पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य। मृत्यु दर मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और कल्याण में अंतर्निहित बारहमासी मुद्दों में से एक है। मृत्यु की समझ एक व्यक्ति को सार्थक और रचनात्मक तरीके से इस अपरिहार्य घटना से डरने में सक्षम बनाती है। गांगुली 2008, पांडे 2006। हिंदू मान्यता के अनुसार सृजन और विनाश के विचार को वास्तविकता और जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है। चीजों की योजना में मृत्यु शरीर के स्तर पर होती है, जबकि बिक्री निराकार होने के कारण मृत्यु या क्षय से अप्रभावित रहती है। मृत्यु भयावह हो जाती है क्योंकि हम इससे अपरिचित होते हैं। समग्रता में कुछ भी नष्ट नहीं होता, जो होता है वह एक प्रकार का रूपांतरा होता है। तो मृत्यु की घटना शरीर के परिवर्तन की ओर ले जाती है। आत्मा नए वस्त्र की भांति नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा के संदर्भ में सच्ची पहचान स्थापित करके, जो अविनाशी है, निराकार और शाश्वत, नित्य, अस्थायी, एनिफायर, अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की संभावना दिखाई गई है। इस दृष्टिकोण को ब्लागन गीता में सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। मृत्यु के मुद्दे का विश्लेषण भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक भाग भगवद गीता में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इस भव्य कथा में अर्जुन, एक महान योद्धा, मृत्यु के भय से पीड़ित है। कृष्ण ने उसे सलाह दी और कहा, अर्जुन, जो पैदा हुआ है वह मरेगा और वह भी जो मर जाएगा वह जन्म लेगा। इसलिए सिंह और मम करना व्यर्थ है। बीजी 2:27। कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, वे दोनों अज्ञानी हैं, वह जो आत्मा को मारने में सक्षम मानता है और वह जो इसे मारा हुआ मानता है, क्योंकि वस्तुतः आत्मा न मारता है, न मारा जाता है, न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न कभी पैदा होता है, क्योंकि वह अजन्मा है। निवार्य, कुछ ऐसा जिसे टाला या बचाया नहीं जा सकता। अध्याय बी। शाश्वत शाश्वत और आदिम, भले ही शरीर मारा गया हो, आत्मा नहीं। मंदिर अविनाशी, शाश्वत और जन्म और क्षय से मुक्त है। वह किसको मारेगा, कैसे और किसको मारेगा? बीजी 2:19-21 के कहते हैं, जन्म से पहले प्राणी है हमारी मानवीय संवेदनाओं के लिए प्रकट नहीं। मृत्यु पर उन्हें फिर से अप्रकट होना पड़ता है। वे केवल जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल में ही प्रकट होते हैं। फिर शोक करने का क्या अवसर है? बीजी 2:28। सभी के शरीर में रहने वाली इस आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता है। इसलिए आपको किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बीजी 2:30। ये देखा जा सकता है कि अर्जुन की चिंता मृत्यु और संहार के बारे में उसकी अनुभूति में निहित है। ये दिखाया गया है कि अर्जुन इस वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहता है। वह मृत्यु के अर्थ के बारे में गहराई से जानता है।
महाभारत में वर्णित युद्ध में किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह अर्जुन भी दुख से अभिभूत थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने रिश्तेदारों को मारने की समृद्धि पर विचार किया था। भगवद गीता में कहा गया है कि मानव का दुख वास्तविक है, लेकिन स्थायी नहीं। ये त्रुटिपूर्ण सोच, गलत विश्वासों और अपर्याप्त व्यवहार के कारण होता है। ये हमारे अनुभव और प्रतिक्रिया के तरीके पर निर्भर करता है। दुखों की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है: गलत पहचान, आसक्ति और अज्ञान। अर्जुन को विश्वास था कि वह अस्थिर और अस्थायी चीजों के साथ शरीर की पहचान कर रहा है जो मृत्यु और क्षय के अधीन है, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि शरीर और मान से युक्त भौतिक स्व के अलावा सच्चा स्व शाश्वत, स्थिर, स्वयं अस्तित्व और गुणों से रहित था। कृष्ण ने बताया कि हमारे कार्य, सपने, इच्छाएं, भय और चिंताएं हमारे लगाव से प्रभावित होती हैं, क्योंकि जब हम चीजों से जुड़े होते हैं, तो हम सोच नहीं सकते। हमारे विविध लगाव लालच, क्रोध, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकारों का स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि वे हमारी सभी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे लगाव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण हम अर्जुन की तरह तनाव और संदेह से ग्रस्त रहते हैं। हम अवलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए जो कुछ हम युद्ध इंद्रियों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, वह हमारे दिमाग द्वारा संसाधित होता है। एक अलग आत्मा हमारी इंद्रियों के माध्यम से एकत्र की गई चीजों के ज्ञान से दूर रह सकती है और मन को परस्पर विरोधी भावनाओं और विचारों से मुक्त रख सकती है। चूंकि अर्जुन को सच्चे आत्मा का ज्ञान नहीं था, प्रारंभ में अहंकारी सोच से ग्रस्त थे। हम स्वयं को स्पष्ट रूप से देखना सीख सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने दिमाग में और अपने मन को अपनी बुद्धि, योग में वापस लाकर हम समझदार बन जाएंगे और अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को आत्मसात कर लेंगे। हमें कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर सच्चे ज्ञान की कमी है और बाहरी दुनिया के प्रति हमारा लगाव नहीं है। हमें योग और ध्यान के माध्यम से अपनी इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको कितना याद है? सर्वोत्तम उत्तर चुनें। 1. जैसे जैसे कोराट बड़ा होता गया, उसने पाया कि यह मेज होता जा रहा है। कुछ शब्दों या किसी नए परिचित का नाम याद रखना मुश्किल है। इस परिवर्तन के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण क्या है? याद में 1. अल्जाइमर से मुक्ति। बी. उम्र बढ़ने की प्रक्रिया DHMT। 2. एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक एडाल्टहुड का प्राथमिक कार्य। 1. अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। बी. और एक साथी। एक प्रमाण पत्र शुरू करना। डी. बूढ़े माता पिता की असंग देखभाल। 3. ब्यूमिन के अनुसार किस प्रकार के माता पिता संभवतः ये कहेंगे, क्योंकि ऐसा कहा, या यह मेरा रास्ता है या राजमार्ग। 1. प्राधिकारी। बी. आधिकारिक। ई. अनुमेय नगण्य। डी. अनुमोदित निर्धन। 4. उम्र बढ़ने के किस सिद्धांत की तुलना आपकी कार की वारंटी खत्म होने से पहले आपके द्वारा की जाने वाली सीमित संख्या से की जाती है? वीरेंद्र सिद्धांत। बी. कोलुलमलॉक सिद्धांत। ई. मुक्त मूलक सिद्धांत। सिद्धांत 5. शोध के अनुसार कई साइडर लोगों के लंबे समय तक समुदाय में शामिल न रहने का कारण ये है। W को पोर्ट बी लेने के लिए नहीं कहा जाता है। वे अक्सर पर्ट लेने में असमर्थ होते हैं। ई. वे भ्रमित नहीं होना चाहते। डी. वे मर जाते हैं। 8.
असाध्य रूप से बीमार पेटेंट किस चरण में हो सकते हैं यदि वे सूची वसीयत लिखने से इनकार कर देते हैं और टेक्लिस्मट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे वसीयत करेंगे। ऐसा करने में थेर एक सौदेबाजी करने वाला अवसाद घ इनकार। जीवन काल में विकास 355 रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना। मृत्यु पर अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण 8.17 मृत्यु और मृत्यु के विचारों में कुछ अंतर सांस्कृतिक अंतरों की तुलना करें और अंतर बताएं। 1987 की फिल्म द प्रिंसेस ब्राइड में मिरेकल मैक्स नाम का एक पात्र कहता है, ऐसा ही होता है कि यहाँ आपका दोस्त ज्यादातर मृत होता है। ज्यादातर मृत और सभी मृत के बीच एक बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर मृत थोड़ा सा जीवित होता है। जैसा कि यह पता चला है अन्य संस्कृतियों में अधिकांशतः मृतकों के बारे में प्रचलित विचार अनसुना नहीं है। जबकि पश्चिमी लोग किसी व्यक्ति को मृत या जीवित के रूप में देखते हैं। कुछ संस्कृतियों में जो व्यक्ति पश्चिमी मानकों के अनुसार स्पष्ट रूप से जीवित है, उसे पहले से ही मृत मानकर शोक मनाया जाता है। जैसा कि माना जाता है कई मूल अमेरिकी संस्कृतियों में कारण। आइए 3 विविध संस्कृतियों और मृत्यु पर उनके विचारों पर एक नजर डालें। मृत्यु और अंत्येष्टि के बारे में आप जो जानते हैं, उसकी तुलना करना याद रखें जो आपकी अपनी संस्कृति में आम है। भारत के एक धनी हिंदू परिवार में मरने वाला व्यक्ति परिवार के सदस्यों से घिरा होता है। कभी भी नौमनिस का धोया और लपेटा हुआ शरीर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शमशान में ले जाया जा रहा है। बेटा, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी चलने और बातचीत करने में सक्षम हो सकता है। दूसरा ले जाता है सीने की हानि, फिर चेतना और अंत में सांस लेना। सबसे आखिरी सहमति। इसके अलावा अस्पताल में कई आगंतुक मरते हुए व्यक्ति की देखभाल करेंगे, जिससे कमरे के अंदर और बाहर आगंतुकों की लगभग भीड़ लग जाएगी। एक बार जब व्यक्ति मर जाता है, तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं। शव को शोक गृह में नहीं भेजा जाता, बल्कि अंतिम संस्कार के वास्तविक दिन तक परिवार के घर में ले जाया जाता है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। फ्यूनरल तैयारी अवधि के दौरान आगंतुक और परिवार मृतक के मानदंड के अंदर और बाहर आते हैं, और इस समय प्रचुर मात्रा में भोजन सभी शाकाहारी तैयार और खाए जाते हैं। अंत्येष्टि के दिन तक फर्श पर गद्दे बिछाए जाते हैं और बहुत बूढ़े और अशक्त लोगों को छोड़कर बाकी सभी को वहीं सोने की उम्मीद होती है। मृतक की कोड़ी भी फर्श पर रखी जाती है। परिवार के सदस्य थे अंततः लपेटने और शमशान की यात्रा की तैयारी में शरीर को धोएंगे। पेरिस एटाल 1997। हिंदुइज्म में यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को हाईवे रेवल या उससे कम ईथर पर पुनर्जन्म दिया जाएगा। स्थिति का स्तर यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। उत्तरी चेन मूल अमेरिकी जनजाति की संस्कृति में मृत्यु को केवल भौतिक शरीर का अंत माना जाता है, जबकि स्वयं और किसी की चेन प्रकृति कायम रहेगी। कहा जाता है कि बहुत बूढ़े और बहुत युवा लोग क्षेत्र के करीब होते हैं, जिसका अर्थ है कि शिशु अभी अभी गैर भौतिक दुनिया से आया है और वृद्ध व्यक्ति को इसकी ओर लौटने की खुराक है। हिंदी की तरह चेन भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बहुत से प्राणियों को पूर्वजों के जीवित अवतार के रूप में देखा जाता है। मृत्यु अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है,
जिसमें किसी की आत्मा के विभिन्न पहलू अलग अलग समय पर विलाप करते हैं। इस तरह के पहले की विंग के परिणामस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक गतिविधि में परिवर्तन होता है। प्रति मरना 356 अध्याय 10 छुट्टियां जीवन का सिद्धांत है। शिशु को दी जाने वाली पहली लेकिन छोड़ी जाने वाली आखिरी। ये सिद्धांत कंकाल में तब तक रहता है जब तक कि हड्डियां धूल में बदलना शुरू न कर दें। इस प्रकार कुछ चेयन का मानना है कि हड्डियां फिर से सिकुड़ सकती हैं। स्ट्रॉस 2004। नवाजो संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मर जाता है वह अंडरवर्ल्ड में है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के लिए जीवित व्यक्ति से मिलना संभव माना जाता है। यह विंग में एक डरावनी स्थिति है। मृत व्यक्ति को देखने से बचने की कोशिश करें और केवल कुछ लोगों को शरीर को छूने या संभालने की अनुमति है। मरने वाले व्यक्ति को आमतौर पर एक स्थान पर ले जाया जाता है जहां मरने वाले व्यक्ति के साथ केवल एक या दो बहुत करीबी रिश्तेदार रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बुरी आत्माओं के संपर्क में आने का खतरा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रय घर में मर जाता है, तो नाम नष्ट हो जाने के बाद किसी को भी वहां रहने की अनुमति नहीं होती। मृत्यु के समय दो व्यक्ति शरीर को दफनाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान से पहले उन्हें केवल अपने मोकासिन तक ही रुकना होता है और फिर खुद को राख से ढक लेना होता है, जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने का काम करता है। फिर शरीर को धोया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। 2 और टोनल आदमी कब्र खोदते हैं। केवल ये 4 आदमी बुनल में शामिल होंगे, जिसे जितनी जल्दी हो सके आयोजित किया जाता है, आमतौर पर अगले दिन। सोम कब्र तक शव को अपने कंधों पर ले जाते हैं, दूसरों को क्षेत्र से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर मृतक को उसके सभी सामानों के साथ बोर कर दिया जाता है, शव को कब्र में वापस कर दिया जाता है और सभी पैरों के निशान मिटा दिए जाते हैं। कभी कभी कब्र खोदने के लिए इस्तेमाल किए गए स्थान नष्ट हो जाते हैं। डाउन्स 1984। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1. मृत्यु के साथ आपके अपने अनुभव, यदि कोई हो, ने आप पर और आपके दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव डाला है? लेयती की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थीं जिनके कारण मेरी मृत्यु हुई और या मेरी अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई? 2. धनी हिंदू परिवार के रीति रिवाज चेएने के रीति रिवाजों से कैसे भिन्न हैं और वे अलग अलग कैसे हैं? 2 मूल अमेरिकी संस्कृतियां कैसे भिन्न हैं? अध्याय का सारांश। मानव विकास का अध्ययन। 8.1 विशेष अनुसंधान विधियों की तुलना करें और अंतर बताएं। विकास का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। विकासात्मक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली 3 विशेष विधियां अनुदैर्ध्य डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और क्रॉस अनुक्रमिक डिजाइन हैं। 8.2 विकास के निर्धारण में आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंध स्पष्ट करें। व्यवहारिक आनुवंशिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो आनुवंशिकता, मार्टन और इम्यूरोनेस्ट्यूच के विकास में सापेक्ष योगदान की जांच करता है। अधिकांश विकासात्मक मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि विकास प्रकृति और पालन पोषण के बीच परस्पर क्रिया का उत्पाद है। 8.3 लक्षणों के संचरण और विकारों की विरासत का निर्धारण करने में गुणसूत्रों और जीनों की भूमिका का सारांश प्रस्तुत करें। जबकि प्रमुख जीन किसी गुण की अभिव्यक्ति निर्धारित करते हैं। अप्रभावी जीन लक्षण केवल तभी व्यक्त होते हैं जब इनके साथ जोड़ा जाता है। समान लक्षण को प्रभावित करने वाला एक अन्य अप्रभावी जीन। लगभग सभी
लक्षण एक साथ काम करने वाले जीनों के संयोजन का परिणाम है। एक प्रक्रिया जिसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्रोमोसोम विकारों में डेनेन सिंड्रोम, क्लीनिडेटोड्रोम और ट्यूमर सिंड्रोम शामिल हैं। बुद्धिमान आनुवंशिक विकारों में टीकेयू, सिस्टिक फाइब्रेसिया, सिकलीटल अनीमिया और टे सच्चा रोग शामिल हैं। जन्म के पूर्व का विकास 8.4 निषेचन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें, जिसमें शामिल हैं। जुड़ने की प्रक्रिया। निषेचित अंडा कोशिका को युग्मनज कहा जाता है और यह कई भागों में विभाजित हो जाती है। कोशिकाएं अंततः बच्चे का निर्माण करती हैं। मोनोजाइगोटिक जुड़वां तब बनते हैं जब युग्मनज कोशिकाओं के अलग अलग समूह में विभाजित हो जाता है, जिनमें से प्रत्येक दूसरे के समान बाल्टी में विकसित होगा। द्वियुग्मनज घुमाव तब बनते हैं जब मां का शरीर कई अंडे छोड़ता है और कम से कम अंडे निषेचित होते हैं, या जब मां पहले से ही गर्भवती होने के बावजूद एक और डिंबोत्सर्जन होता है। 8.5 प्रसव पूर्व विकास के 3 चरणों का वर्णन करें। जनन काल गर्भावस्था के 2 सप्ताह का चरण है, जबकि कोशिकाओं का विभाजित द्रव्यमान गर्भाशय में चला जाता है। भ्रूण की अवधि गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद शुरू होती है और 5 सप्ताह पर समाप्त होती है। शिशु के महत्वपूर्ण अंग और संरचनाएं। इस अवधि के दौरान आईएसएम इसे एक गंभीर स्थिति बना देता है जब टेराटोरत्न उन विकासशील अंगों और संरचनाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भ्रूण की अवधि 9वें सप्ताह की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक होती है। भ्रूण की अवधि के दौरान जबरदस्त विकास होता है, लंबाई और वजन बढ़ता है और अंग पूरी तरह कार्यात्मक होते रहते हैं। किशोरावस्था, शैशवावस्था और बाल विकास। किशोरावस्था लगभग 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक की अवधि है, जिसके दौरान शारीरिक विकास पूर्णता पर प्रतिक्रिया करता है। यौवन लगभग 4 वर्षों की अवधि में होता है, जिसके दौरान यौन अंग और प्रणालियां पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं और जिसके दौरान शारीरिक यौन विशेषताएं जैसे कि शारीरिक हाव भाव, स्तन, मासिक धर्म से आवाजें गहरी होती हैं और विकास में तेजी आती है। 8.9 यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करें। 8.5 शैशवावस्था और बचपन में होने वाले शारीरिक और संवेदी परिवर्तनों का वर्णन करें। नवजात शिशु के लिए समायोजन के महत्वपूर्ण क्षेत्र श्वसन हैं। पाचन, परिसंचरण और तापमान विनियमन। 8.10 किशोरावस्था में होने वाली संज्ञानात्मक और नैतिक प्रगति को पहचानें। शिशु सजगता के साथ पैदा होते हैं जो शिशु को तब तक जीवित रहने में मदद करते हैं जब तक कि निश्चित जटिल शिक्षा संभव न हो जाए। इन रिफ्लेक्सेस में झुकना, प्रेरित करना, मोरो, चौंकाना, पकड़ना और आगे बढ़ना शामिल है। दृष्टि को छोड़कर इंद्रियां जन्म के समय काफी अच्छी तरह से विकसित होती हैं। एमेसाइन धुंधला होता है और लगभग 1 महीने की उम्र तक पूर्ण रंग धारणा का अभाव होता है। सकल और ठीक मोटर कौशल शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से विकास करें। 6.7 संज्ञानात्मक के 2 सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर करें। विकास और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार को परिभाषित करें। पेजर के चरणों में दुनिया के साथ बातचीत की संवेदी और भौतिक अवस्था का सेंसरी मोटर चरण, प्री ऑपरेशनल विचार जिसमें भाषा अन्वेषण का एक उपकरण बन जाती है, ठोस संचालन जिसमें इनपाल विचार संभव हो जाता है,
और औपचारिक संचालन जिसमें सॉफ्ट्स को उर्सिडर समझा जाता है और काल्पनिक सोच विकसित होती है। वायगोत्स्की माना जाता है कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब उन्हें स्कैफफोल्डिंग नामक प्रक्रिया में अत्यधिक कुशल सहकर्मी या वयस्क द्वारा मदद की जाती है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र उन कार्यों की मानसिक आयु के बीच का अंतर है जो बच्चा मदद के बिना करता है और जो काम बच्चा मदद से कर सकता है। ऑटो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सोचने, महसूस करने और महसूस करने में हानि शामिल है और अन्य प्रशंसकों और अन्य लोगों से संबंधित सामाजिक कौशल जो अपने बच्चों को टीकाकरण से डरते हैं। किशोर दो प्रकार के अहंकारी कार्यों में संलग्न होते हैं: काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत लाहेले। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर प्रस्तावित किए: पारंपरिक नैतिकता और उत्तर पारंपरिक नैतिकता। गिलिगन ने सुझाव दिया कि कोहलबर्ग के विचार मां पर लागू होते हैं। वर्णन करें कि किशोर व्यक्तिगत खोज कैसे करते हैं। वयस्कता 8.11 पहचान दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावित करती है। एरिक्सन की पहचान बनाम भूमिका के संकट में, किशोर का काम उसके लिए खुली सभी भूमिकाओं, मूल्यों और भविष्य के बीच से एक सुसंगत भावना प्राप्त करना है। 8.12 वयस्कता से जुड़े शारीरिक परिवर्तनों और स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करें। वयस्कता 20 वर्ष की शुरुआत में शुरू होती है और बुढ़ापे में मृत्यु के साथ समाप्त होती है। उम्र को युवा वयस्कता, मध्य आयु और देर से वयस्कता में विभाजित किया जा सकता है। 20 का दशक शारीरिक स्वास्थ्य का चरम होता है और 30 के दशक में एक्टिक के लक्षण दिखाई देते हैं। 40 के दशक में दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, वजन बढ़ सकता है, ताकत कम हो सकती है और रोशनी कम हो सकती है। कम होना शुरू हो जाता है। खतरनाक बीमारियां लुभावनी सोच के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में विफल रही हैं। शैशवावस्था और बचपन में व्यक्तित्व, रिश्तों और आत्मा अवधारणा के विकास को पहचानें। 3 बुनियादी शिशु स्वभाव आसान, नियमित, अनुकूलन हैं। इले और खुश, कठिन अनियमित, गैर अनुकूलनीय और इरिटाहेज, और बदलाव के लिए धीरे धीरे समायोजित करने के लिए थीट को गर्म करने में धीमा। 4 प्रकार के लगाव सुरक्षित, एविपिडेंट, अनअटैच्ड वैलेंट, असुरक्षित रूप से संलग्न, और अव्यवस्थित डिसनमेड असुरक्षित हैं। अनुलग्नक और कभी कभी दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसे उपेक्षित किया जाता है। हार्लो के इंटेंट शेसिस बंदरों के साथ क्लासिक शोध ने अनुलग्नक प्रो में संपर्क आराम के महत्व को रेट किया है। पहले के दृष्टिकोण का खंडन करते हुए कि लगाव केवल भोजन की डिलीवरी के साथ मां को जोड़ने का एक संकेत था। वमिस अविश्वास में, शिशु को निर्णय की भावना हासिल करनी चाहिए और देखभाल करने वालों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इससे शर्म और संदेह के मुकाबले अविश्वासपूर्ण अहंकार विकसित होता है। बच्चे को इसकी आवश्यकता होती है। वह शारीरिक रूप से स्वतंत्र है। जीवन काल में विकास 357 पहल बनाम गुटिट में, पूर्वस्कूली बच्चा उद्योग में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता विकसित कर रहा है, बनाम हीनता, स्कूल उम्र का बच्चा क्षमता हासिल कर रहा है और आत्मसम्मान का विकास करना। वयस्कता प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है, इनुट बुद्धि और स्मृति बनी रहती है। व्यवहारिक रूप से स्थिर महिलाओं को प्रजनन में एक शारीरिक कठिनाई का अनुभव होता है, जिसे क्लाइमेक्टेरिक कहा जाता है, जो लगभग 50 वर्ष की उम्र में समाप्त होती है, जब एक महिला की उत्पादक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। एंड्रोपोज के माध्यम से मेटी अन्य पुरुष हार्मोनों में कम नाटकीय परिवर्तन होता है, जो एल में शुरू होता है,
कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे उच्च रक्त शर्करा और गठिया मध्य आयु में शुरू होते हैं। मध्य आयु में मृत्यु का सबसे आम कारण हृदय रोग और स्ट्रोक है। 8.13 वर्णन करें कि स्मृति क्षमताएं किस प्रकार बदलती हैं। 358 अध्याय 8.14 वयस्कता की कुछ सामान्य मनोसामाजिक चिंताओं पर एरिक्सन के सिद्धांत को लागू करें। एरिक्सन का युवा वयस्कता का संकट अंतरंगता बनाम अलगाव है, जिसमें युवा वयस्क को अंतरंग संबंध स्थापित करना होगा। जहाज, माल्या, एक साथी के साथ। मध्य वयस्कता का संकट उदारता बनाम निष्क्रिय राष्ट्र है, जिसमें मध्यम आयु वर्ग के वयस्क का कार्य पालन पोषण के माध्यम से अगली पीढ़ी को उसके संकटों से निपटने में मदद करना है। मार्गदर्शन या ऐसा करिए जो अगले के लिए कुछ विरासत छोड़ता है। जेनेरोन बाउमिन ने पालन पोषण की 3 शैलियां अधिनायकवादी, कठोर, प्रस्तावित की और ह्यूमन प्रॉमिसिंग, आधिकारिक, सुसंगत और सख्त। लेकिन गर्म और लचीला और अनुदार, या तो उदासीन और बच्चे की दैनिक गतिविधियों के प्रति उदासीन या भोगी और ठंड पर सीमा निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं। एरिक्सनी का फर्मल संकट अखंडता बनाम निराशा है, जिसमें एक वृद्ध वयस्क को मार्शलिटी के साथ समझौता करना होगा। 8.15 बुढ़ापा क्यों आता है, इसके 4 सिद्धांतों की तुलना करें और अंतर बताएं। खोज दृढ़ता से इंगित करती है कि सक्रिय और सम्मिलित रहना उम्र बढ़ने के साथ सबसे सकारात्मक समायोजन होता है। ये गतिविधि सिद्धांत का एक घटक है। सेलुलर क्लॉक थ्योरी इस विचार पर आधारित है कि क्रिल्स के पास केवल इतनी ही बार होती है कि वे पुनरुत्पादन कर सकते हैं, जब तक कि सीमा पार नहीं हो जाती, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं। स्वयं की जांच करो। सबसे अच्छा एंटवर चुनें। 1930 के दशक की मंदी से उबरने वाली मैरी वाई की सोच और दृष्टिकोण ने उन्हें उनके जीवन की परीक्षा के लिए बदल दिया। ये होगा एक उदाहरण, समूह प्रभाव। बी, सांस्कृतिक समूह। 2, यदि किसी व्यक्ति के पास जीन प्रभावित करने वाला जीन है तो उसकी नीली आंखें होती हैं। ई, गीतात्मक समूह। डी, क्रॉस अनुक्रमिक समूह। ब्रोश 8, नीली आंखें मैट हो सकती हैं। कॉम W6 गेट। पॉलीजेनिक सिंड्रोम, ऑक्सीपैंग-यूटी-रेडमाइन विशेषताओं का 23वां पैराफोमोसोम कॉमिसेट। और व्यापक ऊंचाई। बी, नीचे 4, रूमोजाइगोटिक ट्विन के लिए निम्न में से कौन सी फोटो खींची जा रही है? के 2 कॉफी एसबी द्वारा चियाइटिटियासा। एक अंडा घुल जाता है और फिर उसे ए द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। साइन शुक्राणु और एसडी द्वारा एक एंडेटेंड। सर्रे शुक्राणु द्वारा 2 अंडों को हेटाइज किया जाता है। 5, शिशु के शरीर का कौन सा भाग अधिक रक्त उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नहीं है? डी, सासेरीटा। शारीरिक उम्र बढ़ने के टूट-फूट सिद्धांत में कहा गया है कि जैसे जैसे ठीक होता जाता है, शरीर के ऊतकों के बार-बार उपयोग और दुरुपयोग के कारण ये सभी क्षति की मरम्मत करने में असमर्थ हो जाता है। फ्री रेडिकल सिद्धांत बताता है कि एक अस्थिर इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन अणु कोशिका के अंदर चले जाते हैं, जिससे कोशिका संरचना को नुकसान पहुंचता है। जैसे वे जाते हैं।
8.16 कुबलर रॉस के मृत्यु और मृत्यु के सिद्धांत का वर्णन करें और इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की पहचान करें। मृत्यु और मृत्यु पर प्रतिक्रिया के 5 चरण हैं। दोहरी, अन्य, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना। मृत्यु पर अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 8.17 मृत्यु और मृत्यु के विचारों में कुछ अंतर सांस्कृतिक अंतरों की तुलना करें और अंतर बताएं। धनी हिंदू परिवारों में मरने वाले व्यक्ति को परिवार और दोस्तों द्वारा घेर लिया जाता है और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से सम्मानित किया जाता है। लगभग 2 सप्ताह उत्तरी चीनी संस्कृति में मृत्यु को जीवन चक्र के अनिवार्य भाग के रूप में देखा जाता है और ये 3 चरणों में होती है। नवाजो संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि मृत लोग एकजुट दुनिया में चले जाते हैं और जीवित दुनिया में बुरी आत्माओं को लुभाने के डर से शरीर के साथ संपर्क सख्ती से सीमित होता है। 6. आज के विज्ञान और चिकित्सा पर आधारित, जब ट्रॉन का युग था। बिली बीन। 4. लैन के बीच। बी. 12 के बीच। 12वां और 1 सप्ताह। 22 से 26 सप्ताह के बीच। डी. 28 और 3 सप्ताह के बीच विशेष रूप से 7 अन्य ट्यूबिलिडिया कितनी देर तक देखती है? यूएस टेकरे के नाम से जाना जाता है। प्रोटेरेंटल लुकिंग। बी. दानाबिचुएशन। 8. किस उम्र में तुरकोड नागोवो बी. वॉक ईएफ महीने। डी. इनलाइट ट्रेन के 12 महीने के अध्ययन से सेंटर्स के संकेत मिलते हैं। टिक प्रूनिंग। इस प्रक्रिया के दौरान पश्चिम होता है। ए ट्रांसमीन द्वारा एडिटोनल न्यूरल कनेक्टिक्रिस बनाता है। समेंटिंग लोन संत प्रकार के कनेक्शन के बाद और तंत्रिकाओं को प्यूक्यूस के लिए मिल तरीके से देखभाल की जाती है। अब वर्क टाउन कॉल्स और टेली चेंज है। न्यू विल पंट मी बॉडी में 10-5। ट्रांस 10 के भीतर कई लेपुस में प्लेगेट चरणों में से कौन सा था जो क्रो बन गया? कोनल एक्सपेरिया डी सीक्रेट ऑपरेट।